अभी हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हिस्टेरिसिस शो करते हैं, है ना। हिस्टेरिसिस का मतलब क्या होता है उसको हम इस ग्राफ से समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है। देखो क्या होता है, मैंने ये बताया था कि जब भी क्या होगा कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें उसके अंदर क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, डेवलप होता है। या नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये क्या है, बी और आई दोनों, हम बी क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है, और आई क्या है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ, बी और क्या है, आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बी क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी आई मीन एच को हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आई का वैल्यू और बी का जो वैल्यू होता है वो नॉन लीनियरली, देखो यहां से 0 टू इसको पी मान लो और इसको क्या मान लो क्यू। अब देखो क्या है, जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इधर एच बढ़ा रहे हैं, वैसे ही क्या हो रहा है, आई और बी जो है वो क्या है, नॉन लीनियरली 0 टू क्या है, पी आई मीन ओ टू क्या है, पी इंक्रीज हो रहा है नॉन लीनियरली। इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बी बोलेंगे और मैक्सिमम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, क्या बोलते हैं, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। अब क्या हो रहा है कि जब हम फिर क्या कर रहे हैं, एच को हम क्या कर रहे हैं, आई मीन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करा रहे हैं स्लोली। तो जब डिक्रीज करा रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, देखो ग्राफ जो है, ग्राफ को कैसे रिट्रेस करना चाहिए, अपने पाथ को क्या करना चाहिए, रिट्रेस, लेकिन ये रिट्रेस नहीं होकर ये क्या हो रहा है, ऐसे ग्राफ जा रहा है ऐसे। और जब h 0 हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस b और i का वैल्यू क्या है, कुछ इतना जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यूअल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं या रिटेंटिविटी बोलते हैं। आई मीन इतना मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, रिटेन हो जाता है, रिटेंटिविटी बोलते हैं, ठीक है, या रिटेंटिविटी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब फिर क्या किया जाता है, H आई मीन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को रिवर्स कर दिया जाता है, ठीक है। रिवर्स करेंगे तो ये क्या होता है, धीरे धीरे वैल्यू इसका क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और फिर यहां इसके कुछ वैल्यू के लिए बी का जो वैल्यू होता है, बी सेम नहीं है, बी इसको ए आर मान लो, ठीक है। ये जो कुछ H के निगेटिव में कुछ वैल्यू के लिए आई मीन क्या होता है, बी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है, बी का वैल्यू। फिर जब एच का वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में निकले, हम निगेटिव डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, देखो यहां क्या हुआ, 0 हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एच का वैल्यू इंक्रीज करा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ये मैक्सिमम फील्ड आएगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा बी और आई का। उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे ही बढ़ाओगे तो क्या होगा, फिर देखो ऐसे कर जा रहा है, फिर ये क्या होता है, रिसाइकल ऐसे ही क्या होता है, चलते रहता है। तो यहां क्या हो रहा है कि आई बी जो है वो क्या है, एच से लैग हो जा रहा है, आई मीन बी जैसे जैसे एच चेंज हो रहा है वैसे वैसे बी चेंज नहीं होता। तो लैगिंग बिहाइंड बी ऑफ एच इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। क्या है, लैगिंग बिहाइंड बी इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। तो यहां आप कि व्हेन क्या होगा, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, आई और बी डज नॉट चेंजेस linearly with H, ठीक है, समझ में आया ना क्या होगा, डज नॉट चेंजेस लिनियरली विथ H। तो क्या हो रहा है कि जैसे हमने क्या बताया कि जैसे जैसे H बढ़ा रहा है वैसे वैसे B को भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और वैसे वैसे जब हम H डिक्रीज कराएंगे तो B को भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज। जब H 0 होना चाहिए तो B को भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए आइडियल सिचुएशन में, लेकिन ऐसा
नहीं होता है। क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। तो इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? रेसिड्यूअल फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? लैगिंग ऑफ बी और क्या होगा? आई बिहाइंड एच इज कॉल्ड क्या होगा? हिस्टेरिसिस। इसी को क्या बोलते हैं? लैगिंग ऑफ बी और आई बिहाइंड क्या होगा? एच इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। आई मीन जैसे जैसे हम क्या करेंगे? एच इंक्रीज कराएंगे वैसे बी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आता है रिटेंटिविटी। ठीक है, और हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है कि जब क्या होगा? ये प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है। तो एनर्जी लॉस पर साइकिल इज कॉल्ड क्या होता है? हिस्टेरिसिस लॉस। इसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो एक अब यहां हम क्या पढ़ेंगे? रिटेंटिविटी। द वैल्यू ऑफ क्या होगा? द वैल्यू ऑफ बी और क्या होगा? आई when h is 0। h क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है। इज कॉल्ड इसको हम क्या बोलेंगे? रिटेंटिविटी। तो इस ग्राफ में OA का जो है वो क्या है? या इसको हम क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। और रेसिड्यूअल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रेसिड्यूअल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या है? इन द शोन फिगर क्या होगा? देखो तो OA इज कॉल्ड क्या होगा? रिटेंटिविटी। क्या होगा? OA को हम क्या बोलेंगे? रिटेंटिविटी बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब एक टर्म आता है कोएर्सिविटी। दो टर्म पूछा जाता है इसमें। कि व्हेन क्या होगा? व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड intensity H is reversed and increases in opposite direction and increases then क्या होगा? B जो होगा, B also क्या होगा? डिक्रीजेस। ठीक है, ये देख रहे हो ना, इधर H है और इधर क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो जैसे ही हम H का वैल्यू इधर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे देखो B और I का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वैसे वैसे एक पार्टिकुलर H के वैल्यू के लिए क्या होता है? R क्या हो जाता है? H के वैल्यू के लिए B और क्या हो जाता है? I क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कोएर्सिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ क्या होगा? डिक्रीजेस। एंड द वैल्यू ऑफ यहां लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ H, द वैल्यू ऑफ क्या होगा? H,
the value of h for which b becomes 0 is called कोर्सिविटी। और बहुत याद रखना है, कोर्सिविटी और क्या होगा, रिटेंटिविटी, दोनों जो है वो नेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे क्या होता है, डिपेंड करता है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि बोथ रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी depend on nature of ferromagnetic material। इसी पे क्या होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, क्या होता है, डिपेंड। अब एक टर्म और पूछा जाता है कि अब देखो क्या होगा यदि ये रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करके आप मैग्नेट बनाते हो तो दो तरह के मैग्नेट होते हैं, एक को बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट और क्या होता है, दूसरे को बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो टेम्पररी मैग्नेट के लिए क्या होता है कि रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, वाइल परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या होता है, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब आप मैग्नेट बनाओगे, आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यूज करके, तो आप कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करोगे यदि आपको टेम्पररी मैग्नेट बनाना है, और कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करोगे जब आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है। तो कौन डिसाइड करता है, कोर्सिविटी एंड क्या है, रिटेंटिविटी। और एक और फैक्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हिस्टेरिसिस, ये बात हिस्टेरिसिस लॉस। यहां हम लिख सकते हैं एनर्जी लॉस ईच साइकिल इज कॉल्ड क्या होगा, एनर्जी लॉस पर साइकिल इज कॉल्ड, या ऐसे बोल सकते एनर्जी लॉस ड्यूरिंग हिस्टेरिसिस प्रोसेस, है ना, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग hysteresis process is called hysteresis loss। ठीक है, अब देखो कभी कभी ये पूछा गया एग्जाम में कि इसका जो एरिया होता है उससे क्या मिलेगा। तो एरिया अंडर बी एच कर, ये आगे हम प्रूव करेंगे। तो यहां एक पॉइंट लिख लेना कि एरिया अंडर बी एच कर विल क्या होगा, विल गिव एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। एरिया अंडर BH कर्व विल गिव एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। आप डायमेंशनली भी देख सकते हो कि B और B इंटू एच, एरिया से क्या मिलेगा, B इंटू एच, तो B इंटू एच आप देखोगे तो डायमेंशन जो होगा क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी का। तो एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एरिया अंडर जो होगा BH कर्व, जो उस एरिया अंडर BH कर्व से क्या मिलेगा, तो आपको ध्यान देना है क्या मिलेगा, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। आई मीन एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, एनर्जी डेंसिटी आपको इस कर्व से क्या है, मिलता है। अब ये डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी।
जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो जनरली होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल is used for the formation of magnet। अब मैग्नेट जो होता है वो दो तरह के होते हैं। टाइप ऑफ क्या होगा, टाइप ऑफ मैग्नेट, इसमें दो तरह के मैग्नेट मिलेंगे। एक होता है परमानेंट फील्ड मैग्नेट और दूसरा होता है टेम्पोररी। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट में क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट का आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। फॉर क्या होगा, फॉर परमानेंट मैग्नेट, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि हाई रिटेंटिविटी, बी में क्या होना चाहिए, हाई कोर्सिविटी, और सी जो होना चाहिए, बी एच कर्व का एरिया जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। एरिया अंडर बी एच कर्व मस्ट बी लार्ज। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है कि आपको टेम्पोररी मैग्नेट यदि फॉर्म करना है तो आप क्या क्या यूज करोगे, तो टेम्पोररी मैग्नेट के लिए फॉर टेम्पोररी मैग्नेट, लो रिटेंटिविटी, बी क्या होगा, लो कोर्सिविटी, और सी जो होगा क्या होगा, एरिया अंडर बी एच कर्व। आई मीन हिस्टेरिसिस लॉस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एरिया अंडर स्मॉल। ये पूछा जाता है कि परमानेंट और टेम्पोररी आपको मैग्नेट बनाना है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करके, तो उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, तो ये आपसे जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कल हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, EMI। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, थैंक यू।